में से एक थे। सही जवाब हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त दूसरे आप बोल सकते हैं, प्रथम द्वितीय इस तरह से रहता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, है ना, नवरत्नों में से एक थे कालिदास जी, हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। इनके बारे में थोड़ी सी मैं डिटेल आपको कवर करवा दूंगा। चंद्रगुप्त जो द्वितीय है इनको महान, बेसिकली एक और चीज आप याद रखिएगा इससे पहले कालिदास जी के बारे में। देखिए कालिदास जी से जब सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस बनता है ये यही बनता है इनकी रचनाओं से। तो इस तरह से आपको याद रखना है। ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय है इनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ये महान, जिनको संस्कृत में विक्रमादित्य भी कहा जाता है, इनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे इनके दरबार में थे कालिदास जी, है ना। तो चंद्रगुप्त द्वितीय महान, अपने इनके पूर्व जो राजा थे ये समुद्रगुप्त महान थे। तो समुद्रगुप्त महान के पुत्र थे चंद्रगुप्त द्वितीय। क्लियर है। विक्रमादित्य नहीं, जो थे विक्रमादित्य, जिनको बेसिकली बोला जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय कोई विक्रमादित्य, तो इन्होंने अपनी दूसरी जो राजधानी थी ये किसे बनाया था, इस तरह से भी क्वेश्चन बनता है। तो ये आपको याद रखना है, उज्जैन को इन्होंने बनाया था। और कालिदास जी की काफ़ी सारी रचनाएं हैं, जैसे कि आपकी मेघदूतम, मालविकाग्निमित्रम, कुमार संभवम, रघुवंशनम, तो काफ़ी सारी रचनाएं हैं। तो इनको भी आप याद रखिएगा, यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आपके बनते हैं। अगला क्वेश्चन है कानेरी गुफाएं किस शहर में है स्थित है। कानेरी की जो गुफाएं हैं ये आपकी मुंबई में देखने को मिलता है। मुंबई हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और मुंबई शहर जो है इसके पश्चिमी क्षेत्र में, यहाँ पर बोरीवली के उत्तर में ये जो कानेरी की गुफाएं हैं ये स्थित है। कहाँ पर, मुंबई के पश्चिमी क्षेत्र में। तो याद रखिएगा संजय गांधी जो राष्ट्रीय उद्यान है उसी परिसर में बेसिकली ये कानेरी की गुफाएं देखने को मिलती है। और ये जो कानेरी की गुफाएं इनका संबंध किससे है, तो बौद्ध गुफाएं बेसिकली, तो बौद्ध काल से इसका संबंध है, बौद्ध गुफाएं ये है ना। और इनका बड़े बड़े बेसाल्ट और चट्टानें जो थी उनको तराशा गया है इनको। तो याद रखिएगा इनके बारे में थोड़ी सी, कानेरी की गुफाएं मुंबई महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक रिक्तिस्तान में आयोजित की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली बैठक आयोजित की गई थी, पहली बैठक आप सभी को बताइए बॉम्बे में हुई थी, जिसको वर्तमान में मुंबई के नाम से जाना जाता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी ये 72 यानी 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ कब हुई थी, 28 दिसंबर को 1885 को। कहाँ पर हुई थी, तो आपको बता दिया बॉम्बे में हुई थी, जिसको मुंबई जाना जाता था उस टाइम पर, अभी वर्तमान में मुंबई के नाम से जाना जाता है। तो उस टाइम पर हुई थी। और गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय था वहीं पर बॉम्बे में, उसी में इसकी स्थापना हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो अगर ऐसा भी पूछा जाए कि कहाँ पर हुई थी, बॉम्बे में तो हुई थी, बट किस स्थान पर हुई थी बॉम्बे में, तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय था, उसमें इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है कथकली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंध रखता है या किस राज्य से संबंधित है। सही जवाब हमारा रहेगा केरल। आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ में करेक्ट आंसर जाएगा। देखिए केरल जो है ये दक्षिण भारत का एक राज्य है, इसे दक्षिण भारतीय राज्य में भी गिना जाता है केरल को। तो याद रखिएगा दक्षिण भारत के दक्षिण भाग से अलंकृत इसको किया जाता है केरला को। और कथकली के लिए स्पेशली ये जाना जाता है, भारत का एक पारंपरिक नृत्य है कथकली। कथकली में साहित्यिक रूप से अष्टक कथाएं जो हैं ये बेसिकली होती हैं। और गायक जो होते हैं गणवाद्यों से वाद्य, और इसके अलावा अष्ट कथाएं इसमें बेसिकली गाई जाती है कथकली में। तो अगर कभी भी आपसे पूछे जाए तो आप केरल आपको इसका करेक्ट आंसर लगाना है। अगला क्वेश्चन है गोविंद पैलेस किसके शासकों का ग्रीष्मकालीन निवास था, है ना। तो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा रीवा। गोविंद जो पैलेस है जिसको गोविंदगढ़ पैलेस भी जाना जाता है, तो गोविंद पैलेस जिसको किसके शासकों का ग्रीष्मकालीन स्थान है, तो रीवा के शासकों का ग्रीष्मकालीन निवास है ये, आप याद रखिएगा। और गोविंदगढ़ जो किला है ये कहाँ पर है, तो ये आपका रीवा में ही है। और एक महल है ये जिसको गोविंदगढ़ पैलेस के नाम से या गोविंद पैलेस के नाम से जाना जाता है। 19वीं शताब्दी में इसको बेसिकली बनवाया गया था। और ये जो किला है गोविंदगढ़ किला, यहीं पर गोविंदगढ़ झील है, यहाँ पर इसके तट पर एक शाही निवास के रूप में ये कार्य करता है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन यानी WTO ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व व्यापार संगठन जिसको बोला जाता है WTO, है ना। तो कितने सदस्यों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों से संबंधित है। कितने सदस्यों का है ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें जो सदस्यों की संख्या है यह है 164। हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। विश्व व्यापार संगठन में 164 सदस्य देश है। क्लियर है। यूरोपीय संघ सहित आपको हम बता रहे हैं डेटा। और 23 पर्यवेक्षक सरकारें हैं जैसे कि ईरान, भूटान और इराक, लीबिया, ये आदि आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें WHO की वैश्विक प्रणाली बातचीत के माध्यम से व्यापार बाधाओं को कम करती है ना, और भेदभाव रहित सिद्धांत के अंतर्गत ये कार्य करती है। तो
टीओ और WHO, इनके बारे में तो आप स्पेशली याद ही रखिएगा क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से यहीं से बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला एक दिवसीय क्रिकेट कप्तान कौन है? इनका नाम है शांता रंगास्वामी। आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? भारत की पहली महिला क्रिकेट टीम का चयन हुआ था 1976 में। और वेस्ट इंडीज के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए ऑलराउंडर कौन थी? तो ये थी शांता रंगास्वामी, इनको कप्तान बनाया गया था। तो भारत की पहली महिला एक दिवसीय क्रिकेट जो कप्तान थी ये यही थी, शांता रंगास्वामी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में बंदर हीरा प्रोजेक्ट संचालित है? मध्य प्रदेश का जो जिला है, इस जिले का नाम छतरपुर है। मध्य प्रदेश का छतरपुर जिला में बंदर हीरा प्रोजेक्ट संचालित है। बंदर डायमंड ब्लॉक बेसिकली इसको जाना जाता है। और ये मध्य प्रदेश के जो छतरपुर है, यहाँ पर एक स्थान है बक्सवाहा के जंगल या फिर बक्सवाहा तहसील ऐसे यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहीं पर स्थित एक ग्रीनफील्ड खनन परियोजना है, बेसिकली इसका ही नाम बंदर हीरा प्रोजेक्ट है। तो ये कहाँ पर है? आपका छतरपुर जिले के बक्सवाहा में, याद रखिएगा। क्लियर है? और लगभग यहाँ पर 15 साल पहले, है ना, 15 साल पहले 2005 से 2011 के दौरान इस क्षेत्र का बेसिकली पता लगाया गया था। और उसके बाद में 2012 में दुनिया की दिग्गज खनन कंपनी रियो टिंटो जिसका नाम है, इसने यहाँ के 944, माफ कीजिएगा 954, ये डेटा आप याद रखिएगा स्पेशली, ये 954 जो हेक्टेयर यहाँ की लैंड थी, इसके माइनिंग लीज के लिए LOI प्रदान इसको किया था। क्लियर है? तो एक एक चीजें आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ के वर्तमान भवन का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस वर्ष में किया गया था? आपसे पूछा गया है, उच्च न्यायालय की ग्वालियर जो खंडपीठ है, यहाँ पर वर्तमान में जो भवन है, इसका उद्घाटन निम्नलिखित में से किस वर्ष में किया गया था? यानी कब किया गया था इस भवन का उद्घाटन? इस भवन का उद्घाटन किया गया था 1999 में, 1999 में इसका उद्घाटन किया गया था। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ पर है? जबलपुर में। उसकी खंडपीठ पूछी है ग्वालियर की, तो याद रखिएगा इसे जनवरी, देखिए ये जो उद्घाटन हुआ था ये तो 1999 में हुआ था, बट 2 जनवरी 1936 को भारत अधिनियम 1935 के अंतर्गत इसको बनाया गया था। और शुरुआत में इसे नागपुर में स्थापित किया गया था उच्च न्यायालय को, लेकिन जब 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ, दोबारा राज्यों को बनाया गया, तब इसे जबलपुर शिफ्ट किया गया। और न्यायालय के जो जबलपुर न्यायालय था, उच्च न्यायालय, इसकी 2 बेसिकली शाखाएं रखी गई, एक इंदौर में, दूसरी ग्वालियर में। तो अभी और अगर हम बात करें कि वर्तमान में हमारे चीफ जस्टिस कौन है MP हाईकोर्ट के, तो यह है रवि विजय कुमार मलिमथ, इनका नाम भी आप याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, नागपुर उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए लेटर्स पेटेंट निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत जारी किया गया था? ये जो लेटर्स पेटेंट जारी किया गया था, ये जारी किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1915 के तहत। भारत सरकार अधिनियम 1915 यानी हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। देखिए सम्राट जो जॉर्ज पंचम थे, इनके द्वारा 2 जनवरी को 1936 को भारत सरकार अधिनियम 1915 की धारा 108 के तहत अंतर्गत एक लेटर जारी किया गया था, जारी लेटर्स पेटेंट जिसको बोला जाता है। और इसके द्वारा सेंट्रल प्रोविंस और बरार हेतु नागपुर जो उच्च न्यायालय है, इसकी स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा सम्राट जॉर्ज पंचम के द्वारा ये लेटर जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गोंड किला मतखंड इसका नाम है, रिक्तिस्तान में स्थित है। तो गोंड किला मतखंड जो है ये आपको देखने को मिलता है मंडला में। मंडला हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। मंडला जिले में गोंड राजाओं द्वारा निर्मित इसको करवाया गया था और एक ऐतिहासिक किला है। इसे मंडला का किला, राजा नरेश शाह का किला भी कहा जाता है। इसके अलावा गोंड किला मतखंड भी इसको बोला जाता है। और इस किले के निर्माण की बात करें तो गोंड राजा नरेश चंद्र शाह जो थे, नरेंद्र शाह, इनके द्वारा 1691 में से 1731 के बीच में, देखिए 1691 से 1731 के बीच में इसका निर्माण इन्होंने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भगवद गीता का सबसे पहले अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया? तो भगवद गीता का सबसे पहले अंग्रेजी भाषा में जो अनुवाद किया था, ये किया था चार्ल्स विल्किस ने। चार्ल्स विल्किस हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी था चार्ल्स विल्किस, विल्किंस इसका नाम है। इसने पहली बार 1875, माफ कीजिएगा, ये डेटा आप याद रखिएगा। देखिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले भगवद गीता का सबसे पहले चार्ल्स विल्किंस ने के द्वारा ये हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था, यानी सबसे पहले अंग्रेजी में इन्होंने अनुवाद किया था। और ये जो अनुवाद इन्होंने किया था, ये किया था 1785 में, है ना। गीता का संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद हुआ था और गीता में 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, त्रिकूट पहाड़ी कहाँ स्थित है? त्रिकूट जो पहाड़ी है ये आप सभी को बताइए, काफी फेमस क्वेश्चन अभी ये हो चुका है, पटवारी में पूछे जाने के बाद में 3-4 बार क्वेश्चंस बने हैं इससे। हमारा मैहर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी सतना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? त्रिकूट पर्वत ये जो आपको देखने को मिलता है, ये मैहर सतना में देखने को मिलता है। और यहीं पर आप याद रखिएगा 3 शिखरों का एक पर्वत है ये,
और इस कारण इस पर्वत को त्रिकूट पहाड़ी या त्रिकूट पर्वत बोला जाता है, क्योंकि 3 शिखर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और स्थानीय लोग जो हैं यहाँ पर, इनका मानना है कि ये जो पहाड़ है, पहाड़ के 3 चोटी ब्रह्मा विष्णु और महेश के मुकुट का प्रतीक है, इसलिए भी इसको त्रिकूट पहाड़ी कहा जाता है। तो ये बेसिक लोगों की मान्यता है, और जो भी चीज़ें थी हमने दोनों आपको बता दी है। आप जो भी जिस तरह से भी क्वेश्चन बने आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वैदिक सभ्यता निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे फली फूली है? तो भारत में वैदिक सभ्यता जो फली फूली है, ये फूली है आपकी सरस्वती नदी के किनारे। सरस्वती नदी हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। वैदिक काल में जो सरस्वती नदी है, इसको सबसे पवित्र नदी माना जाता था। और सरस्वती नदी की अगर हम बात करें कि पौराणिक हिंदू ग्रंथ और ऋग्वेद में बेसिकली किसमें इसका वर्णन देखने को मिलता है सरस्वती नदी का, तो पौराणिक हिंदू ग्रंथों और ऋग्वेद में एक मुख्य नदी बेसिकली ये सरस्वती नदी मानी गई है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश से गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है? तो उत्तर प्रदेश से गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है, ये आपको बताना है। तो सही जवाब हमारा रहेगा बिजनौर से। बिजनौर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए, यूपी में गंगा के प्रवेश द्वारा बिजनौर जो है, इसमें गंगा नदी के सबसे पहले नागल क्षेत्र में आती है, इसके बाद गंगा जी मंडावर से होती हुई गंगा बैराज पहुंचती है। तो ये आपको थोड़ी सी इसकी याद रखना है कि किधर किधर ये जाती है, डायरेक्शन इसकी अब देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2019 में मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य सरकार की नौकरियों में खिलाड़ियों को रिक्त स्थान आरक्षण देने का फैसला किया। तो ये जो आरक्षण है, यह है 5% आरक्षण देने का इन्होंने फैसला किया। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश में खिलाड़ियों को जो है शासकीय नौकरी जो है, इसमें 5% का आरक्षण अतिरिक्त दिया जाता है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2019 में एक बेसिकली ये इन्होंने अनाउंस किया इन चीज़ों को आरक्षण से रिलेटेड। तो 5% इनको फीस 5% जो 5% आप बोल सकते हैं, 5% बोल सकते हैं आरक्षण इसके साथ में इनको मिलेगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वाधिक सोना उत्पादक राज्य है? भारत का सबसे या अधिक या सर्वाधिक सोना उत्पादक जो राज्य है, यह है आपका कर्नाटक। कर्नाटक का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। भारत में सोने का सबसे अधिक जो उत्पादन होता है, ये कर्नाटक में ही होता है। यहाँ पर हड्डी और ऊंटी नामक खदानें हैं, जिनसे काफी मात्रा में सोना मिलता। देखिए, एक और मैं चीजें आपको क्लियर कर दूं, ये हड्डी और ऊंटी जो खदानें हैं, है ना, इसके अलावा आपका आंध्र प्रदेश भी है और इसके अलावा झारखंड भी है, हीराबुद्दीनी यहाँ पर कैंचरू, तो यहाँ से सोना बेसिकली निकाला जाता है। आंध्र प्रदेश और आपका झारखंड हो गया, इसके अलावा कर्नाटक हो गया। तो सोना जिसको बेसिकली आमतौर पर अकेले या पारे या सिल्वर के साथ मिश्र धातु के रूप में बेसिकली ये पाया जाता है। इसको बाद में शुद्ध किया जाता है, काफी सारी प्रोसेस होती है उसको अलग करने की, बट आप देख लीजिएगा सोना आपका करेक्ट आंसर यहाँ से रहेगा कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, शंकर लक्ष्मण निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध रखते हैं या संबंधित हैं? तो शंकर लक्ष्मण का जो संबंध है यह हॉकी से है। हॉकी हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। शंकर लक्ष्मण एक भारतीय हॉकी खिलाड़ी हैं थे ये, और 1956 में, इसके अलावा गाइज 1960 और 1964 यानी 1956, 1960 और 1964 में जो ओलंपिक हुए थे, उसमें भारतीय टीम के गोलकीपर ये थे, और 2 स्वर्ण और 1 रजत इन्होंने जीता था। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान की वास्तविक काल निगरानी के लिए बनाए गए मोबाइल ऐप का नाम क्या है, ये आपको बताना है। रियल टाइम के लिए जो बेसिकली मोबाइल ऐप बनाया है युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान में, उस ऐप का नाम बताना है। इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम इन्होंने रखा है कोविड संदेश, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिया था कि उच्च शिक्षा और तकनीकी जो शिक्षा विभाग है, इनके द्वारा लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के सहयोग में युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान चलाया जाए। तो ये निर्देश दिया था मुख्यमंत्री ने, और इस अभियान के तहत छोटे समूह में जो कॉलेज के छात्र थे, उनको कोविड के अनुकूल व्यवहार और इसके अलावा टीकाकरण के बारे में जानकारी, विवरण, ये सारी चीज़ें थी उस टाइम पर। तो इसके लिए ही बेसिकली ये ऐप लॉन्च किया गया था, ताकि ये रियल टाइम एक्सेस या निगरानी कर पाए। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में जारी नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार मध्य प्रदेश भारत का कौन से नंबर का राज्य है? तो मध्य प्रदेश भारत का जो राज्य है, यह है 4था सबसे गरीब राज्य। हमारा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। डिटेल हम थोड़ी सी मैं बता दूं आपको। देखिए, नीति आयोग द्वारा बेसिकली ये एक रैंकिंग जारी की गई बहुआयामी गरीबी आई, जिसको MPI बोलते हैं, MPI यानी बहुआयामी गरीबी सूचकांक। इसमें मध्य प्रदेश जो है ये 4थे नंबर पर सबसे गरीब राज्य है, 4था सबसे गरीब राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का जो परसेंटेज है ये है 60.63, माफ कीजिएगा 36.65, है ना, 36.65% आबादी जो है ये आज भी मध्य प्रदेश की गरीब है। इस बेसिकली ये जो एक इंडेक्स है, इसके अकॉर्डिंग मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। अगर हम बात करें कि सूचकांक के अनुसार सबसे पहले नंबर पर कौन रहा है, तो ये आपका बिहार इसमें पहले नंबर पर रहा है, जिसकी 51.91% जनसंख्या सबसे गरीब है। वहीं आपका झारखंड और उत्तर प्रदेश ये आए हैं दूसरे और तीसरे नंबर पर। 4थे नंबर पर मध्य प्रदेश का स्थान है, तो आप इसमें भी याद रखिएगा। क्लियर है गाइस? यहाँ पर हमने जितने भी क्वेश्चंस लिए थे